नमस्ते। चरक संहिता, आयुर्वेद, समुत्थानियम, रसायन पादम। आज हम चरक संहिता के एक काफी अहम अध्याय की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास इस प्राचीन ग्रंथ के कुछ सूत्र हैं और कोशिश रहेगी कि रसायन मतलब कायाकल्प और आयुर्वेद की शुरुआत कैसे हुई, इस ज्ञान को समझें। बिल्कुल। और शुरुआत तो वहीं से करनी होगी कि आयुर्वेद का ये ज्ञान आया कहाँ से। तो जैसा इसमें बताया गया, ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास था। अच्छा। उन्होंने इसे दक्ष प्रजापति को दिया। फिर दक्ष प्रजापति से ये अश्विनी कुमारों तक पहुंचा, वो जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, और उनसे फिर ये देवराज इंद्र तक आया। अच्छा, तो मतलब दिव्य शुरुआत है इसकी। जी जी। पर ये देवताओं का ज्ञान हम इंसानों तक कैसे आया? इंद्र के बाद कौन थे इस कड़ी में? हाँ, वो सबसे जरूरी पड़ाव है। देवराज इंद्र ने ये अनमोल ज्ञान महर्षि भारद्वाज को सौंपा, और फिर महर्षि भारद्वाज से होता हुआ ये ज्ञान महर्षि आत्रेय, जिन्हें पुनर्वसु अत्रेय भी कहते हैं, उन तक पहुंचा। और असल में महर्षि आत्रेय ही वो गुरु थे जिन्होंने इसे अपने शिष्यों को सिखाया, जैसे अग्निवेश, भेल और भी थे, ताकि ये पूरी मानव जाति के काम आ सके। तो ये ज्ञान की एक, आप कह सकते हैं, अटूट परंपरा है। ये बात तो है। ज्ञान को सहेजने और आगे बढ़ाने पर कितना जोर था। अच्छा, इसमें दो तरह के ऋषियों का भी जिक्र है ना, शालीन और यायावर। ये क्या है? उनका कोई लाइफस्टाइल बताता है? हाँ, ये एक तरह से ज्ञान पाने और उसे फैलाने के दो अलग अलग तरीके दिखाता है। शालीन ऋषि वो थे जो ज्यादातर एक जगह रहते थे, जैसे जंगल में, आश्रम में। वहीं रहकर वो गहरा अध्ययन, मनन, तपस्या करते थे। मतलब ज्ञान को अपने अंदर उतारने पर उनका ज्यादा ध्यान था। और यायावर? ये नाम से लग रहा है जैसे यात्रा करने वाले होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यायावर ऋषि वो थे जो घूमते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ज्ञान फैलाते थे, लोगों से मिलते थे, अलग अलग जगहों की जड़ी बूटियां, इलाज के तरीके, वो सब सीखते थे। तो ये दिखाता है कि उस जमाने में ज्ञान के लिए एकांत साधना भी जरूरी थी, और घूम घूम कर सीखना सिखाना भी। ज्ञान जमा भी करना और बांटना भी। ये संतुलन तो आज भी कितना जरूरी लगता है। खैर, ये तो हुई आयुर्वेद आया कहाँ से, उसकी बात। अब आते हैं इस अध्याय के मेन टॉपिक पर, रसायन। आम भाषा में हम इसे रेजुवेनेशन या कायाकल्प कह देते हैं, पर क्या ये सिर्फ शरीर की बात है या इसका मतलब और भी गहरा है? बहुत अच्छा सवाल है ये। रसायन का मतलब सिर्फ शरीर को जवान बनाना भर नहीं है। चरक संहिता कहती है रसायन वो है जिससे हमें उत्तम रस, रक्त, मतलब शरीर की जो धातुएं हैं वो अच्छी मिलती हैं, और ये बुढ़ापे और बीमारियों को दूर करने की ताकत रखता है। ये असल में आपकी शारीरिक ताकत, दिमाग की ताकत, इंद्रियों की शक्ति, इम्यूनिटी, सबको बढ़ाने का एक पूरा तरीका है। लंबी उम्र, अच्छी याददाश्त, तेज बुद्धि, सेहत, जवानी, चेहरे पर चमक, अच्छी आवाज, शरीर और इंद्रियों में बल, ये सब रसायन से मिलता है। तो हाँ, ये शरीर और मन दोनों पर काम करता है। अरे वाह! मतलब ये तो पूरी हेल्थ और वाइटैलिटी बढ़ाने का साइंस है। इसमें कई तरह के रसायन बताए गए हैं। सबसे पहले इंद्रोक्त रसायन का नाम आता है। नाम से तो लग रहा है इसका कनेक्शन देवराज इंद्र से होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा है। इसे भगवान इंद्र में ही बताया था, ऐसा मानते हैं। और ये पहला रसायन कहा गया है, इसीलिए नाम पड़ा इंद्रोक्त रसायन। और ये तरीका बाकी तरीकों के मुकाबले थोड़ा सरल है पर असरदार है। इसमें कुछ खास जड़ी बूटियों को रोज लेने पर जोर दिया गया है। कौन सी जड़ी बूटियां हैं वो और उन्हें लेना कैसे है? क्या ये आज भी मिलती हैं, जानी पहचानी है? हाँ, इनमें से कई तो आज भी आयुर्वेद में खूब इस्तेमाल होती हैं। जैसे इसमें नाम है ऐंद्री, ब्राह्मी। ब्राह्मी तो सब जानते हैं, दिमाग के लिए। पयस्या, क्षीरपुष्पी, श्रावणी, महाश्रावणी, शतावरी है जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। विदारी, जीवंती, पुनर्नवा, पुनर्नवा मतलब जो नया कर दे। नागबला, बला, ये ताकत के लिए है। और वचा है जो आवाज और बुद्धि के लिए अच्छी है। तरीका यह है कि इन औषधियों को या इनका सही कॉम्बिनेशन बनाकर दूध के साथ लेना है। क्षीर मतलब दूध। और ये लगातार 6 महीने तक करना होता है। से करता होगा। देखिए, आयुर्वेद में दूध को खुद ही एक बहुत अच्छा रसायन माना गया है, और वो दवा का असर बढ़ाने में भी मदद करता है, जिसे अनुपान कहते हैं। ये जड़ी बूटियां शरीर की जो 7 धातुएं हैं ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनको पोषण देती हैं। और ओजस बनाती हैं। ओजस मतलब हमारी वाइटल एनर्जी, जीवन शक्ति। तो जब धातुएं मजबूत होती हैं, ओजस बढ़ता है, तो जाहिर है शरीर और मन दोनों बेहतर होते हैं। और नतीजा क्या बताया गया है इस इंद्रोक्त रसायन का? नतीजा ये बताया है कि अगर 6 महीने तक इसे ठीक से किया जाए तो इंसान के वर्ण में, मतलब स्किन की चमक और रंगत में सुधार आता है। स्वर यानी आवाज मीठी और साफ होती है, और बल, शारीरिक और मानसिक ताकत दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। तो ये एक तरह से ओवरऑल हेल्थ, वाइटैलिटी और एक अंदरूनी चमक बढ़ाने का तरीका है। ये तो सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन जैसा है। ये तो कोई बहुत ही गहरी रहस्यमयी प्रक्रिया लग रही है। इसमें क्या होता है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। द्रोणी प्रावेशिक रसायन वाकई एक असाधारण, बहुत जटिल और शायद सबसे एक्सट्रीम कायाकल्प प्रक्रिया है जिसका जिक्र मिलता है। ये रिजुविनेशन के उस लेवल की बात है जिसकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसमें कई स्टेप्स हैं
और बहुत सावधानी और एक्सपर्टाइज की जरूरत होती होगी। मैं जानना चाहूंगी इसके बारे में। शुरू कैसे करते हैं इसे? सबसे पहले तो कुछ बहुत ही खास, बहुत शक्तिशाली जड़ी बूटियों का स्वरस, मतलब उनका ताज़ा रस निकाला जाता है। इसमें कुछ नाम दिए हैं, जैसे औषध नक्चरना, सूर्यकांता, नारी, काकशोधा, सर्पा वगैरह। इन जड़ी बूटियों को चुनना, उनकी शुद्धता, ये सब बहुत अहम होता होगा। ये कोई आम रस नहीं है। फिर इस चमत्कारी रस का क्या करते हैं? ये जो रस तैयार होता है, इसे उस व्यक्ति को पिलाया जाता है जिसका कायाकल्प करना है। इसे पीने के बाद आता है अगला और शायद सबसे अजीब स्टेप। उस व्यक्ति के पूरे शरीर पर शुद्ध घी यानी घृत, उसकी अच्छी तरह से मालिश या लेप किया जाता है। बहुत सारा घी। पूरे शरीर पर घी का लेप क्यों? स्किन सॉफ्ट रखने के लिए या कोई और वजह? आयुर्वेद में घी सिर्फ खाने की चीज नहीं है, उसे बहुत अच्छा लुब्रिकेंट, पोषक और यहाँ तक कि डिटॉक्स करने वाला भी माना गया है। हो सकता है ये लेप स्किन से पोषण देने, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखने या इन्फेक्शन से बचाने के लिए हो, खासकर तब जब वो व्यक्ति एक लंबी पैसिव स्टेट में जाने वाला हो। और इसके बाद आती है वो द्रोणी वाली बात। ये द्रोणी क्या चीज है और उसमें क्या होता है? घी का लेप करने के बाद उस व्यक्ति को एक खास तरह की द्रोणी में लिटा दिया जाता है। द्रोणी मतलब, जैसा नाम से लग रहा है, एक नाव या कोई बड़ा टब जैसी चीज। और ये पलाश मतलब ढाक की लकड़ी से बनी होती है, ऐसा लिखा है। व्यक्ति को इसी के अंदर रहना होता है। कब तक? यहीं पे शायद सबसे हैरान करने वाली बात है। हाँ, यही ये प्रक्रिया अविश्वसनीय हो जाती है। लिखा है कि व्यक्ति उस द्रोणी के अंदर पूरे 6 महीने तक रहता है, और वो भी लगभग बेहोशी या समाधि जैसी हालत में। इस दौरान शरीर में अंदर ही अंदर वो कायाकल्प की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसके लिए वो रस और घी का लेप काम करते हैं। 6 महीने बिना हिले डुले, बेहोशी में? ये तो आज की मेडिकल साइंस के लिए भी लगभग नामुमकिन लगता है। क्या इसमें ये बताया है कि इस दौरान जिंदगी कैसे चलती है, खाना पीना कैसे होता है? क्या ये सच में ऐसा ही था या इसका कोई सिंबॉलिक मतलब भी हो सकता है? देखिए, चरक संहिता तो इसे एक असल प्रक्रिया की तरह ही बता रही है। जहां तक खाने पीने या बाकी शारीरिक क्रियाओं का सवाल है, उसकी डिटेल यहाँ नहीं मिलती। हो सकता है उन जड़ी बूटियों में ही ऐसी ताकत हो जो शरीर को उस हाल में बनाए रखे, या घी का लेप मदद करता हो। आज के हिसाब से देखें तो ये बहुत रहस्यमयी और मुश्किल लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद ये गहरे ध्यान या योग निद्रा जैसी स्थिति का वर्णन हो, जहां बॉडी फंक्शन मिनिमम हो जाते हैं। लेकिन टेक्स्ट तो इसे फिजिकल रेजुविनेशन ही बता रहा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, तो 6 महीने की इस अविश्वसनीय हालत के बाद क्या होता है जब वो व्यक्ति जागता है? लिखा है कि 6 महीने पूरे होने पर जब वो व्यक्ति द्रोणी से बाहर आता है और जागता है, तो वो पूरी तरह से नया हो चुका होता है। उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, सब कुछ एकदम जवानी से भरा हुआ, जैसे कोई नया शरीर मिल गया हो। जागने के बाद कुछ खास खाना या सावधानी? हाँ, बाद की देखभाल का भी जिक्र है। जागने पर सबसे पहले उसे बकरी का दूध यानी अजाक शीर पीने को दिया जाता है। बकरी का दूध आसानी से पच जाता है, तो शायद ये शरीर को धीरे धीरे नॉर्मल खाने के लिए तैयार करने और पोषण देने का तरीका है। और इस पूरी लगभग जादुई प्रक्रिया का फाइनल रिजल्ट या फायदा क्या बताया गया है? फायदे पे उतने ही जबरदस्त बताएं। कहा गया है कि इस तरीके से व्यक्ति अपनी मर्जी की उम्र पा सकता है। साथ ही उसे बेहतरीन वर्ण मतलब दिव्य शारीरिक चमक, मीठी आवाज, मनचाही सुंदर शक्ल, बेजोड़ बल और अद्भुत कांति मतलब तेज और बुद्धि मिलती है। ये पूरी तरह से फिजिकल और मेंटल रिन्यूअल का एक आइडियल है, भले ही आज हमें ये प्रक्रिया कितनी ही मुश्किल क्यों न लगे। इंद्रोक्त रसायन की सादगी से लेकर द्रोणी प्रवेश की इस चरम जटिलता तक रसायन के कितने अलग अलग रूप हैं। अब तीसरे पर आते हैं आचार रसायन। इसका नाम ही अलग है। इसमें न जड़ी बूटी खाने की बात है, न कोई मुश्किल प्रक्रिया। ये तो आचरण मतलब व्यवहार पर आधारित है। ये कैसे हो सकता है कि हमारा व्यवहार ही हमारे लिए कायाकल्प का काम कर दे? यही तो आयुर्वेद की सबसे खूबसूरत और गहरी बातों में से एक है। आचार्य रसायन इस बात पर आधारित है कि हमारा रोज का रहन सहन, हमारी सोच, हमारी नैतिक आदतें और हमारी दिमागी हालत, इन सब का सीधा असर हमारी शारीरिक सेहत और उम्र पर पड़ता है। ये मन और शरीर के गहरे कनेक्शन को दिखाता है। यहाँ दवा बाहर से नहीं, अंदर से आ रही है, हमारे कामों और विचारों से। तो किस तरह के व्यवहार को इतना शक्तिशाली माना गया है कि वो रसायन यानी कायाकल्प जैसा असर दे? इसमें नैतिक, मानसिक और सामाजिक गुणों की एक पूरी लिस्ट दी है। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? सत्यवादी, हमेशा सच बोलने वाला। मानते हैं कि सच बोलने से मन शांत रहता है, एनर्जी बचती है। अक्रोध, गुस्सा ना करने वाला। गुस्से को जहर माना गया है जो शरीर की एनर्जी जलाता है। मदिरा और ज्यादा मैथुन से दूर रहने वाला। संयम जरूरी है एनर्जी बचाने के लिए। अहिंसक और बेवजह मेहनत से बचने वाला। शांति से जीना और शरीर को ज्यादा न थकाना। शांत, मीठा बोलने वाला और धैर्य रखने वाला होना चाहिए। मन की शांति और पॉजिटिव बातचीत सेहत के लिए जरूरी है। जप और साफ सफाई रखने वाला। मंत्र जाप या ध्यान से मन स्थिर होता है और सफाई शारीरिक स्वास्थ्य की जड़ है। दान करने वाला और तपस्वी मतलब आत्मानुशासन रखने वाला। दान से संतोष मिलता है, तब से इच्छा शक्ति बढ़ती है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ अपनी साधना नहीं है, इसमें समाज और प्रकृति का आदर भी शामिल है। कहा है कि व्यक्ति को देवता, गाय, ब्राह्मण यानी ज्ञानी लोग,
आचार्य यानी शिक्षक, गुरु और बुजुर्गों का आदर और सेवा करनी चाहिए। उसे दयालु होना चाहिए, सबके लिए करुणा रखनी चाहिए, नियमित दिनचर्या रखनी चाहिए, मतलब टाइम पर सोना जागना, और खाने में रोज दूध और घी लेना चाहिए, जिन्हें सात्विक और पोषक माना जाता है। यानी सच बोलना, शांत रहना, दान देना, दूसरों का आदर करना, टाइम पर सोना जागना, सात्विक खाना, ये सब मिलकर रसायन का काम करते हैं। तो इन सब नैतिक और व्यवहारिक नियमों को मानने का नतीजा क्या बताया गया है? साफ तौर पर कहा गया है कि जो व्यक्ति इस तरह के आचार रसायन को अपनाता है वो मानसिक रूप से शांत, खुश और स्थिर रहता है, और इसी वजह से शारीरिक रूप से भी सेहतमंद रहता है, बीमारियों से बचा रहता है और लंबी उम्र पाता है। यह आयुर्वेद के उस मूल सिद्धांत को पक्का करता है कि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर की बात नहीं है, बल्कि ये मन, आत्मा, इंद्रियों और सामाजिक व्यवहार का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है। आपका आचरण ही आपकी दवा बन जाता है। ये तो बहुत ही पावरफुल सोच है। आज की स्ट्रेस भरी जिंदगी में तो शायद ये और भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इन रसायनों का इस्तेमाल करने या करवाने के लिए एक काबिल व्यक्ति की भी तो जरूरत होती होगी। इसमें वैद्य के लिए प्राणाचार्य और वैद्य जैसे शब्द आए हैं। एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर में क्या गुण होने चाहिए? आयुर्वेद में वैद्य को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो जीवन बचाता है। प्राणाचार्य शब्द तो खास तौर पर ऐसे वैद्य के लिए है जो सच में प्राण बचाने में माहिर हो, जीवन का आचार्य हो। इसके लिए उसमें कुछ खास गुण होने ही चाहिए। क्या वो है, क्या गुण? सिर्फ ज्ञान काफी है? नहीं, ज्ञान के साथ साथ स्वभाव और व्यवहार भी उतना ही जरूरी है। एक प्राणाचार्य का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, दयालु, हमदर्द, मरीज के लिए समर्पित। उसकी बुद्धि तेज होनी चाहिए ताकि वो बीमारी का कारण, लक्षण, इलाज सब ठीक से समझ सके। और सबसे जरूरी, उसे आयुर्वेद के हर पहलू का, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का पूरा और गहरा ज्ञान होना चाहिए। उसे दवाओं का, प्रक्रियाओं का, इंसान के शरीर और मन का, सबका पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ज्ञानी, कुशल और अच्छे चरित्र वाला वैद्य ही प्राणाचार्य कहला सकता है। इसमें वैद्य को द्वितीय जाति यानी दूसरे जन्म से भी जोड़ा गया है। ये सुनने में थोड़ा अलग है। दूसरा जन्म, इसका क्या मतलब है? क्या ये कास्ट सिस्टम से जुड़ा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रोग्रेसिव बात है, और इसका ताल्लुक जन्म वाली जाति या वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल नहीं है। यहाँ द्वितीय जाति या द्विज, जिसका दूसरा जन्म हुआ हो, का मतलब है कि जब कोई इंसान कड़ी मेहनत और लगन से डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई कर लेता है, जब वो ज्ञान और हुनर में माहिर हो जाता है, तो उसका एक तरह से नया बौद्धिक और नैतिक जन्म होता है। वो अब आम इंसान नहीं रहता, बल्कि समाज के प्रति एक खास जिम्मेदारी वाला वैद्य बन जाता है। ये पदवी उसे उसके खानदान या जन्म से नहीं, बल्कि उसकी अपनी काबिलियत, ज्ञान और पढ़ाई से मिलती है। ये ज्ञान से मिलने वाले बदलाव का प्रतीक है। ये तो ज्ञान और शिक्षा को सबसे ऊपर रखने वाली बात हुई। वैद्य की अंदरूनी प्रकृति या सत्व के बारे में भी कुछ कहा है? हाँ, ये भी एक गहरी बात है। इसमें कहा है कि ठीक से पढ़ाई पूरी करने के बाद वैद्य निश्चित रूप से या तो ब्रह्म सत्व से युक्त होता है या ऋषि सत्व से। यहाँ सत्व का मतलब है शुद्धता, अच्छाई, ज्ञान, शांति, सच्चाई का गुण। ब्रह्म सत्व मतलब ब्रह्म जैसा ज्ञान, पवित्रता और स्थिरता का गुण। ऋषि सत्व मतलब ऋषियों जैसा तप, ज्ञान की खोज और दूसरों की भलाई का गुण। इसका मतलब यह है कि डॉक्टरी की पढ़ाई और प्रैक्टिस इंसान को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से इतना सुधार देती है कि उसमें अपने आप ही अच्छे गुण आ जाते हैं। इसीलिए उसे वैद्य और द्विज कहा जाता है, क्योंकि उसने ज्ञान से खुद को बेहतर बना लिया है। तो आज हमने चरक संहिता के इस अध्याय से आयुर्वेद के कई अनोखे पहलू समझे। हमने देखा कि ये ज्ञान कैसे एक दिव्य परंपरा से हम तक आया। फिर हमने 3 अलग अलग तरह के रसायन देखे। पहला इंद्रोक्त रसायन, जिसमें खास जड़ी बूटियों को दूध के साथ लेना है। दूसरा ध्रोणी प्रवेशिक रसायन, एक बहुत ही गहन, लगभग रहस्यमयी शारीरिक कायाकल्प प्रक्रिया। और तीसरा आचार्य रसायन, जो अच्छे व्यवहार, नैतिक मूल्यों और मानसिक शांति से सेहत और लंबी उम्र पाने का रास्ता दिखाता है। और आखिर में हमने समझा कि आयुर्वेद में एक गुणी, ज्ञानी और सात्विक वैद्य, जिसे प्राणाचार्य या द्विज कहा गया है, उसकी कितनी ऊंची जगह है। इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? आपने बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ समेटा है। यह अध्याय आयुर्वेद के होलिस्टिक नजरिए का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये साफ करता है कि रसायन या कायाकल्प सिर्फ कुछ दवाएं खाना या कोई बाहरी प्रक्रिया करना ही नहीं है। ये जीने का एक तरीका है। जहां इंद्रोक्त और द्रोणी प्रावेशिक रसायन खास चीजों और प्रक्रियाओं पर आधारित हैं, वहीं आचार रसायन ये साबित करता है कि हमारा मन, हमारा व्यवहार और हमारे नैतिक फैसले ये खुद में शक्तिशाली रसायन है। सेहत और लंबी उम्र असल में शरीर, मन, आत्मा और हमारे आसपास के माहौल के बीच गहरे संतुलन और तालमेल का नतीजा है। और इस संतुलन को पाने और बनाए रखने में एक ज्ञानी और सात्विक वैद्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसका अपना सत्व भी मायने रखता है। ये वाकई एक गहरी और बड़ी सोच है, जो शारीरिक सेहत को जिंदगी के नैतिक और मानसिक पहलुओं से जोड़ती है। तो चलिए सुनने वालों के लिए एक विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं।
आचार रसायन के विचार को ध्यान में रखते हुए क्या ये मुमकिन है कि हमारे रोज के काम, हमारे नैतिक फैसले, हमारी दिमागी शांति का स्तर, हमारी लंबी सेहत और उम्र पर उतना या शायद उससे भी कहीं ज्यादा गहरा असर डालते हों जितना हम आमतौर पर सोचते हैं या जितना आज का विज्ञान फिलहाल माप पाता है? इस बार सोचना जरूर फायदेमंद होगा।